हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीसी मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपका जेएसएससी जेई, एसएससी जेई और आरआरबी जेई ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए देखते हैं। इन अ शंट जनरेटर द वोल्टेज बिल्ड अप इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड बाय। ऑप्शन ए क्या है? स्पीड लिमिटेशन। ऑप्शन बी इज आर्मेचर हीटिंग। ऑप्शन सी इज इंसुलेशन रेस्ट्रिक्शन एंड ऑप्शन डी इज सेचुरेशन ऑफ आयरन। तो हमें क्या बोला गया है? एक शंट जनरेटर है। ओके, द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड बाय। जो वोल्टेज बिल्डअप होगा उस पर जो बैक ईएमएफ जो बिल्डअप होगा वो उसको कौन रेस्ट्रिक्ट करेगा? ओके, तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो उससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका डी क्या होगा? सेचुरेशन ऑफ कोर। सेचुरेशन ऑफ कोर ही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके कारण जो वोल्टेज बिल्डअप होगा शंट जनरेटर में उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो आप याद रखिएगा, सेचुरेशन ऑफ कोर ही रेस्ट्रिक्ट करता है वोल्टेज बिल्डअप को शंट जनरेटर में। आइए कुछ डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। वोल्टेज बिल्डअप इन ए शंट जनरेटर। व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटेड, जब भी आर्मेचर रोटेट होगा, ठीक है, आर्मेचर मतलब रोटर पार्ट। दो पार्ट होता है आपको पता है कि स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। तो रोटर पार्ट को ही हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। तो जब भी आर्मेचर इज रोटेटेड, व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटेड द रेसिडुअल फ्लक्स इन द फील्ड वाइंडिंग विल इंड्यूस ए स्मॉल वोल्टेज इन द आर्मेचर। ओके, तो जब भी हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा तो आपका जो रेसिडुअल फ्लक्स होगा फील्ड वाइंडिंग में वो क्या करेगा? स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस करेगा आर्मेचर में। ओके, the induced voltage in armature generates flux and it will aid with field flux and the net flux will increase further। तो the induced voltage जो रहेगा आर्मेचर में वो क्या करेगा? आपको वो भी अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा और ये फ्लक्स क्या करेगा? आपको फील्ड फ्लक्स के साथ ऐड करेगा। इनिशियली क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा आर्मेचर या रोटर रोटेट कर रहा था, ओके, तो वैसे क्या हो रहा था कि आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था आपका आर्मेचर में। ठीक है, वो किस लिए हो रहा था? आपका जो फील्ड वाइंडिंग का रेसिडुअल फ्लक्स था उससे कारण हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स जनरेट, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा था आर्मेचर के कारण, वो क्या करेगा? अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा। ओके, जो अपना फ्लक्स जो जनरेट करेगा ये फ्लक्स क्या करेगा? और मेन फ्लक्स एक दूसरे को ऐड करेगा। ठीक है, यही बोला गया। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? नेट फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा। हमारा क्या होगा? नेट फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फर्दर इंक्रीज। This process will be repeating until the actual terminal voltage is reached। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब क्या होगा? फ्लक्स जनरेट हो गया, ये फ्लक्स क्या करेगा? आर्मेचर में फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फिर एडिशनल फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा? मेन फ्लक्स जो आपका फील्ड फ्लक्स है उसका एडिशन होगा जिससे कारण और फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और ये जो इंक्रीज फ्लक्स है फिर से आर्मेचर को कट करेगा, आर्मेचर कट करेंगे तो फिर से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो फिर एडिशनल फ्लक्स जनरेट करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये कब तक चलेगा? अंटिल द एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज इज रीच्ड। जब तक हमारा टर्मिनल वोल्टेज रीच ना कर जाता। दिस प्रोसेस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय सेचुरेशन ऑफ द आयरन कोर। और ये कौन से रेस्ट्रिक्ट करेगा? सेचुरेशन ऑफ द आयरन कोर रेस्ट्रिक्ट करेगा। रेस्ट्रिक्ट कोई नहीं करेगा तो ये सडन बढ़ते रहेगा वोल्टेज। ठीक है, फ्लक्स बढ़ते रहेगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या? सेचुरेशन ऑफ द आयरन कोर हमारा रेस्ट्रिक्ट करता है। वंस द टर्मिनल वोल्टेज रीच्ड देन द वाइंडिंग विल गेट सेचुरेटेड। जैसे ही आपका टर्मिनल वोल्टेज रीच कर जाता है वैसे क्या होगा? वाइंडिंग जो रहेगा सेचुरेट कर जाएगा। एंड हेंस देयर वॉन्ट बी एनी फर्दर इंक्रीज इन फ्लक्स। इसके बाद क्या होगा? कोई भी हमारा फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। ऑल्सो द वोल्टेज गेट्स कॉन्स्टेंट, और उसके बाद हमारा वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे ये। अब क्या एक कंडीशन है टू बिल्ड अप द वोल्टेज इन ए शंट जनरेटर। ओके, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। कंडीशन टू बिल्ड अप द वोल्टेज इन ए शंट जनरेटर। क्या क्या कंडीशन है वोल्टेज बिल्डअप करने का? ओके, शंट जनरेटर में द शंट वाइंडिंग शुड हैव रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला क्या है आपका? कि रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड आपका होना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। किस में होना चाहिए? शंट वाइंडिंग में। ओके, शंट वाइंडिंग मतलब क्या होता है आपका? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में हमारा क्या होना चाहिए? रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इसी रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ डिस्कस किया
ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स जो था ना आपका यहाँ पे, इसी रेसिडुअल फ्लक्स के कारण ही हमारा इनिशियली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आर्मेचर में। ओके, द डायरेक्शन ऑफ शंट वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी इन सच ए वे दैट फ्लक्स जनरेटेड बाय देम शुड एड टुगेदर। ठीक है, डायरेक्शन जो शंट वाइंडिंग का होगा, ठीक है, जो डायरेक्शन होगा शंट वाइंडिंग का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, कि जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा, ठीक है, और जो आपका फील्ड फ्लक्स हो एक दूसरे को ऐड करे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। द शंट वाइंडिंग शुड हैव क्रिटिकल वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और शंट वाइंडिंग के क्या होना चाहिए, हैव क्रिटिकल वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, एक तुम्हारा आपका RCR वैल्यू तक होना चाहिए, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग का जो रहता है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस रहेगा आपका RF, ठीक है, वो RCR के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो क्रिटिकल वाइंडिंग रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, वो किसका रेजिस्टेंस रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस रहता है या फिर आपका फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहता है वो बेसिकली आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका 3 कंडीशन हो गया, 1 2 3 वोल्टेज बिल्डअप का, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा। ओके, इन ए डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डीसी जनरेटर में आपका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है और रिफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस होता है, ब्रशेस का होता है, फील्ड का होता है, आर्मेचर का होता है या लोड का होता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया वो किसका रेजिस्टेंस होता है, फील्ड का रेजिस्टेंस होता है। ओके, जो रेजिस्टेंस फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है उसी वही आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहता है। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस फॉर a DC generator is defined as the maximum field circuit resistance for which generator would excite। ठीक है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर का क्या होता है, मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस है। ओके, मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस फॉर विच द जनरेटर वुड एक्साइट। ओके, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस with which the shunt generator would excite, above which voltage build up not possible। okay, अगर आपका रेजिस्टेंस, द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस डिफाइंड द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस विथ विच शंट जनरेटर वुड एक्साइट, अबव विच वोल्टेज बिल्डअप। अगर आपका फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, जैसे आपका फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस जो है आपका, मान लें कि इसको RF है फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, ये आपका लेस देन इक्वल टू आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होना चाहिए। ओके, जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ओके, अगर फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा। द शंट जनरेटर विल बिल्ड अप वोल्टेज ओनली इफ फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट जनरेटर में आपका क्या होगा, तभी वोल्टेज बिल्डअप होगा जब आपका फील्ड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ओके, द स्पीड फॉर विच द गिवन फील्ड रेजिस्टेंस एक्ट एज एन क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड। जिस फील्ड रेजिस्टेंस पे, ठीक है, जिस फील्ड रेजिस्टेंस पे, मतलब आपका जिस क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे फील्ड रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। द स्पीड फॉर विच द गिवन फील्ड रेजिस्टेंस एक्ट एज ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। जिस स्पीड पे आपका, सपोज कीजिए कोई n स्पीड पे और आपका चल रहा है, n स्पीड पे आपका जो RCR मिलेगा, ठीक है, इसी को आपको बोलेंगे, आपका क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड। ओके, कुछ तो R रखेंगे हम लोग फील्ड सर्किट का, ठीक है, उस जो फील्ड रेजिस्टेंस जब क्रिटिकल रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा उस समय जो स्पीड रहेगा उसी को बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। द रेंज ऑफ क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए DC जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। ठीक है, जो रेंज होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस DC जनरेटर का उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग स्पीड को बढ़ा के हम लोग इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कंडीशन टू बिल्ड अप द वोल्टेज इन शंट जनरेटर, जस्ट मैंने पहले डिस्कस किया। क्या आप 3 कंडीशन बताए थे, द शंट वाइंडिंग शुड हैव रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। जो शंट वाइंडिंग है उसका क्या होना चाहिए, उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा
तब तक क्या होगा, जो इनिशिएट नहीं होगा वोल्टेज बिल्डअप का, अगर उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे कारण एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स क्या करेगा, आपको आर्मेचर को कट करेगा, आर्मेचर क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, इस ईएमएफ के कारण आपका क्या होगा, एडिशनल फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, वो फ्लक्स क्या होगा, आपका मेन फ्लक्स के साथ ऐड करेगा, जुड़ेगा, उसके कारण फिर से आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फिर ईएमएफ जनरेट होगा, फिर आपका फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा और आपका वोल्टेज इंक्रीज करते रहेगा जब तक बढ़ेगा, जब तक आपका सैचुरेशन ऑफ कोर मतलब आपका जो वोल्टेज रहेगा डिजायर्ड वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल नहीं हो जाता। द डायरेक्शन ऑफ शंट वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी इन सच ए वे दैट फ्लक्स जनरेटेड बाय देम शुड एड टुगेदर। तो डायरेक्शन ऑफ शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का जो आपका रहेगा डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का वैसा रहेगा कि दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को ऐड करना चाहिए। द शंट वाइंडिंग शुड हैव क्रिटिकल वाइंडिंग रेजिस्टेंस। शंट वाइंडिंग का क्या होना चाहिए, क्रिटिकल वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ओके, इन a DC generator can be considered as option A is rectifier, option B is prime mover, option C is rotating amplifier, option D is power pump। तो इसमें बोला गया कि डीसी जनरेटर जो है कैन बी कंसिडर्ड है, किसके इक्विवेलेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, रेक्टिफायर नहीं कर सकते। रेक्टिफायर में क्या होता है आपका, रेक्टिफायर क्या होता है, ओनली AC टू DC करता है। ठीक है, प्राइम मूवर तो आपका जो रोटेटिंग पार्ट होता है सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है, इसको प्राइम मूवर बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या, रोटेटिंग एम्पलीफायर। ऑप्शन डी क्या, पावर पम्प। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोटेटिंग एम्पलीफायर। डीसी जनरेटर जो होता है ये एक रोटेटिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है, देखते हैं। अ डीसी जनरेटर कैन बी कंसिडर्ड एज ए रोटेटिंग एम्पलीफायर और एम्प्लीडाइन। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लीडाइन भी बोलते हैं हम लोग। एच इट एम्पलीफाइज द सिग्नल पावर। ये क्या करता है आपका, सिग्नल पावर को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाइज सिग्नल पावर थ्रू आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट के थ्रू क्या करता है, ये क्या करता है, सिग्नल पावर को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर की तरह ये भी बिहेव करता है। इन एनी रोटेटिंग मशीन दैट पार्ट ऑफ विच हाउसेस द कंडक्टर्स and in which EMF induced is to be utilized is called, option A is rotor, option B is stator, option C is field, option D is armature। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, कोई भी रोटेटिंग आपका मशीन जो होता है, दैट पार्ट विच हाउसेज द कंडक्टर, कौन सा पार्ट है जो आपका कंडक्टर को, किस पार्ट में रहता है कंडक्टर, आपका स्टेटर पार्ट में रहता है या रोटर पार्ट में रहता है। जैसे ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या आपका स्टेटर है। ठीक है, बीच में एयर गैप है आपका, ये वाला पार्ट पूरा एयर गैप है, और ये जो पार्ट है आपका रोटर है। ठीक है, तो इसमें वही पूछा गया है कि जो आपका कंडक्टर रहता है, ठीक है, वो आपका किस में रहता है, स्टेटर पार्ट में रहता है या रोटर पार्ट में रहता है, ये पूछा गया। इन एनी रोटेटिंग मशीन दैट पार्ट विच हाउसेज द कंडक्टर एंड इन विच EMF इंड्यूस्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, आर्मेचर। क्या बोला जाता है, आर्मेचर। ठीक है, ये जो रोटेटिंग पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये जो आपका गोल गोल पार्ट है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, ये आपका वाइंडिंग रहता है। ठीक है, ये सब स्लॉट्स है, ये जो बना हुआ है आपका इस टाइप का, ये सब स्लॉट्स है। ठीक है, आर्मेचर स्लॉट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी बीच में जो स्पेस है आपका, इसी में आपका कंडक्टर हम लोग डालते हैं। ठीक है, इन डीसी जनरेटर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज इंक्रीज देन आउटपुट वोल्टेज विल, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि डीसी जनरेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग को इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, देन आउटपुट वोल्टेज आपका क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि बैक EMF बराबर क्या होता है, EB बराबर क्या होता है, K∅ω। ठीक है, सबसे पहले हम शंट जनरेटर का फिगर बना लेते हैं। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी आपका होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी होगा, ये आपका फील्ड वाइंडिंग
इसको RSH मान लेते हैं हम लोग। फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये आर्मेचर करंट, ये शंट करंट और ये आपका लोड करंट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ये शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो जो ये आपका क्या है, शंट वाइंडिंग है, मतलब फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या आपका फील्ड वाइंडिंग है, तो ये अपना कुछ फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है, फाई, जिससे कारण आपका रोटर रोटेट करता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या होगा, जैसे करंट बनाएंगे क्या होगा, जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग RSH को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारा शंट फील्ड जो फील्ड करंट होगा वो रिड्यूस करेगा, शंट फील्ड रिड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स होगा फाई वो भी आपका रिड्यूस करेगा। तो फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो हमारा क्या होगा, हमें पता है EB बराबर क्या होता है कि फाई ओमेगा एम, ओके। तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स जब रिड्यूस कर रहा है तो हमारा क्या होगा, बैक EMF भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज भी आपका EB रिड्यूस करेगा, तो क्या होगा B, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपका क्या रिड्यूस होगा, ठीक है, मतलब डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिक्रीजेज, ठीक है। आप लोग ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें बोला गया कि आपको शंट फील्ड का रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो करंट जो फ्लो करेगा, आई करंट ISH, वो हमारा रिड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि I बराबर क्या होता है आपका V/R होता है, तो अगर R इंक्रीज करेगा तो करंट रिड्यूस करेगा। तो इसमें वही बताया गया है कि अगर ISH आपका मतलब RSH इंक्रीज कर रहा है तो ISH रिड्यूस करेगा, इससे क्या होगा, हमारा फ्लक्स रिड्यूस करेगा, फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो EB बैक EMF रिड्यूस करेगा, इससे क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज भी रिड्यूस करेगा या डिक्रीज करेगा, ओके। An exciter for turbo generator is a, option A is separately excited generator, option B is shunt generator, option C is series generator, option D is compound generator। तो इसमें क्या बोला गया है, एक्साइटर फॉर ए टर्बो जनरेटर इज, जो एक्साइटर रहता है टर्बो जनरेटर का वो कैसा रहता है आपका, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। जो एक्साइटर जो रहता है आप लोग याद रखिएगा, वो क्या रहता है, शंट जनरेटर रहता है, क्या रहता है, शंट जनरेटर, ओके। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो डिटेल से देखते हैं, टर्बो जनरेटर और अल्टरनेटर। टर्बो जनरेटर किसको बोलते हैं, अल्टरनेटर की बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और हम लोग जिसको कंज्यूम करते हैं। अल्टरनेटर मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं AC जनरेटर, AC जनरेटर, ओके। एन अल्टरनेटर इज ए डबली एक्साइटेड मशीन, ठीक है, इसको डबली एक्साइटेड मशीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक्सटर्नली क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है, अपना जो इसका फील्ड एक्साइटेशन होगा, ठीक है, उसके एडिशनली क्या होता है, इसमें एक एक्सटर्नली हम लोग एक्साइटेशन देते हैं, इसलिए इसको डबली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। दैट रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड नोन एज सिंक्रोनस स्पीड, और ये क्या किस स्पीड में चलता है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। इस कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, NS बोलते हैं, NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 120 F/P। फ्रिक्वेंसी आपको कुछ डिफाइंड होगा, नंबर ऑफ पोल्स होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें दो वाइंडिंग होता है, इसलिए इसको डबली एक्साइटेड बोलते हैं। क्या क्या होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है और आपका क्या होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। एक फील्ड वाइंडिंग आपका हो गया और एक आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, ओके। द फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द रोटर वाइल द स्टेटर वाइंडिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन द स्टेटर। फील्ड वाइंडिंग हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, रोटर में, और स्टेटर वाइंडिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, स्टेटर में, ओके। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, स्टेटर में। इट इज़ डबली एक्साइटेड मशीन बिकॉज द सप्लाई इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ द स्टेटर एंड रोटर। ये डबली एक्साइटेड मशीन क्यों है, क्योंकि जो सप्लाई जब प्रोवाइड करते हैं हम लोग दोनों प्रोवाइड करते हैं, स्टेटर में भी प्रोवाइड करते हैं, रोटर में भी प्रोवाइड करते हैं। द स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग सप्लाइड विद 3 फेज AC सप्लाई वाइल द रोटर और फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय द DC सप्लाई। तो हमारा क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग जो रहता है उसका जो 3 फेज AC सप्लाई होता है,
ठीक है। जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग में जो सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, 3 फेज AC सप्लाई होगा, ठीक है। और वो जो आपका फील्ड वाइंडिंग या फिर रोटर में जो वाइंडिंग रहेगा उसको हम लोग एक DC सप्लाई से प्रोवाइड करेंगे। ये DC सप्लाई कैसे प्रोवाइड करेंगे, DC सप्लाई ये DC शंट जनरेटर से। यहाँ पर क्या है, DC शंट जनरेटर से हम लोग DC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। द DC ऑन द रोटर इज प्रोवाइडेड विथ एन एक्साइटर। DC जो रोटर का होता है उसको कोई एक्साइटर से प्रोवाइड करते हैं। द एक्साइटर इज ए DC शंट जनरेटर, वही बता गया है। एक्साइटर आपका क्या है, DC शंट जनरेटर है। क्या है, DC शंट जनरेटर। व्हेन AC सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, क्या बोला गया है, व्हेन द AC सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग और स्टैटिक आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज क्रिएट्स ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम लोग क्या करते हैं, AC सप्लाई देंगे स्टेटर में वाइंडिंग में, ठीक है, तो क्या होगा, एक सिंक्रोनस मोटर क्या होगा, एक क्या का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एंड द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड होगा। इसी को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सो द रोटर विल रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड इफ ए मैग्नेटिक लॉकिंग इज क्रिएटेड बिटवीन द स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड। अगर मैग्नेटिक लॉकिंग आपका हो जाएगा स्टेटर रोटर के बीच में तो आपका रोटेट भी सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा। इफ वी गिव DC सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर देन पोल क्रिएटेड इन द रोटर विल बी कांस्टेंट। अगर हम लोग DC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे आपका रोटर में, ठीक है, तो क्या होगा, जो पोल जो क्रिएट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब NS है तो NS ही कंटिन्यू, मतलब जहाँ पे N है वहाँ N होगा, जहाँ S है वहाँ पे S होगा। और हम लोग AC सप्लाई करेंगे रोटर में, ठीक है, तो क्या होगा, वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या चाहिए, कांस्टेंट हम लोग का क्या चाहिए, पोल चाहिए। नाउ वी कैन यूज प्राइम मूवर टू रोटेट द रोटर इनिशियली टू क्रिएट द मैग्नेटिक लॉकिंग। तो क्या होगा, इनिशियली प्राइम मूवर को रोटेट होगा इनिशियली टू क्रिएट मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड। स्टेटर फील्ड रोटर फील्ड हो गया, तो मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए आपका रोटर प्राइम मूवर रोटेट करेगा। वंस द मैग्नेटिक फील्ड लॉकिंग बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड इज क्रिएटेड वी कैन रिमूव प्राइम मूवर। जैसे हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा हम लोग प्राइम मूवर को रिमूव कर सकते हैं। तो यही आपका एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर क्या होगा, शंट जनरेटर। A 220 volt DC generator is run at full speed without any excitation. The open circuit voltage will be option A is 0, option B is 2 volt, option C is 50 volt, option D is 220 volt. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्या दिया गया, एक DC जनरेटर है, ओके क्या आपका एक DC जनरेटर है, इज रन एट फुल स्पीड। जो स्पीड जो आपका ये क्या है, फुल स्पीड है आपका, विदाउट एन एक्साइटेशन। इसमें कोई भी एक्साइटेशन नहीं है, ठीक है। एक्साइटेशन मतलब क्या होगा आपका, फ्लक्स इक्वल टू 0। द ओपन सर्किट वोल्टेज, और हमसे क्या पूछा गया है, ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा गया है, ठीक है। तो हमें बराबर पता है कि EV बराबर क्या होता है आपका, K ∅ m, ठीक है। तो बैक EMF क्या होता है, K ∅ क्योंकि फ्लक्स आपका 0 है, ठीक है। फ्लक्स क्या आपका ∅ = 0 है, तो EB क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0। बैक EMF भी हमारा 0 हो जाएगा। और हमारा जो भी वोल्टेज जनरेट, जो भी हमारा जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ रेसिडुअल फ्लक्स के कारण होगा, ठीक है। जो भी हमारा वोल्टेज होगा किससे कारण होगा, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी एक्साइटेशन नहीं है तो आपका फ्लक्स नहीं है तो क्या होगा, बैक EMF 0 होगा, ठीक है। मतलब जो भी वोल्टेज होगा वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पे होगा। और वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का वोल्टेज कितना होता है, अबाउट 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के अराउंड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अबाउट 2 वोल्ट। जब आपका फुल स्पीड में रहेगा, कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा आपका, 2 वोल्ट होगा। 250 volt DC generator is run at rated speed with no excitation. The open circuit voltage will be very small. जो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, बहुत ही कम होगा, जो कि कितना होगा, 2 से 3 वोल्ट होता है। When the armature is rotated, जब आर्मेचर को रोटेट करेंगे, the residual flux in field winding will induce small voltage in armature.
ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोग आर्मेचर का रोटेट करेंगे तो रेसिडुअल फील्ड फ्लक्स जो होगा इन फील्ड वाइंडिंग में वो एक स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस करेगा आर्मेचर में, ठीक है। वही वोल्टेज कितना होगा आपका 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन आर्मेचर जनरेट्स द फ्लक्स एंड इट विल एड with field flux and the net flux will increase further. This process will be repeating until the actual terminal voltage reached. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, जो मैंने पहले डिस्कस किया था उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। If a residual magnetic field is present in a DC generator, the induced EMF at 0 speed will be option A is 0, option B is small, option C is the same as rated voltage, option D is high. तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, इफ़ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट, अगर रेसिडुअल मैग्नेटिक प्रेजेंट है इन ए डीसी जनरेटर, कोई भी डीसी जनरेटर में, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 0 स्पीड विल बी, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है 0 स्पीड में, स्पीड हमारा 0 होगा। ओके, तो हमें पता है डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय क्या होता है P∅Zn/60A, ठीक है, क्या होता है P∅Zn/60A, ठीक है। तो हमारा P क्या है, P क्या होता है आपका पोल होता है, नंबर ऑफ पोल। फाई क्या होता है आपका फ्लक्स पर पोल। जेड क्या होता है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर, और एन क्या होता है स्पीड होता है, ओके, इन आरपीएम। तो हमें क्या पूछा गया है कि जब स्पीड 0 होगा आपका, ठीक है, जब आपका स्पीड 0 होगा तो उस केस में आपका बैक ईएमएफ क्या होगा, ओके। जब स्पीड 0 होगा आपका तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, जब n = 0 होगा तो EB बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए 0। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E बराबर क्या है P∅Zn/60A, ओके। तो हमारा क्या है यहाँ पे n 0 हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा EB बराबर भी 0 हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है। इट विल बी 0 एट 0 स्पीड, जब आपका स्पीड 0 होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका 0 होगा। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है डीसी जनरेटर का, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, ओके, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है। द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस with which the shunt generator would excite above which voltage build up is not possible, ओके। तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, ऐसा फील्ड रेजिस्टेंस अगर आपका शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा, ओके। डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल में वर्क करता है, आप याद रखिएगा, किस पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किस पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।